गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम वार फाइनेंस, युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी राष्ट्र की रक्षा क्षमता के आधारभूत तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी वित्त व्यवस्था होती है, यानी कि उसका वित्तीय शक्ति उसकी सबसे महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में जानी जाती है। युद्ध काल में राष्ट्र के समस्त आर्थिक साधनों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है आज के समय। वार फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हैं जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेएफसी फुलर की। जेएफसी फुलर ने लिखा है कि आधुनिक युद्ध रण क्षेत्र में न लड़े जाकर देश की खानों एवं कारखानों में लड़े जाते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि आज के जो युद्ध लड़े जाते हैं वो एक युद्ध क्षेत्र में न लड़के बल्कि कारखाने हैं, खाने हैं या और कहीं जहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ जहाँ से चलती हैं वहाँ भी युद्ध लड़े जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय देखा होगा, जर्मनी ने इंग्लैंड के जो औद्योगिक केंद्र थे उनके ऊपर अटैक किया। अगर वो औद्योगिक केंद्र ख़त्म हो जाते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, वो हथियार डालने के लिए मजबूर हो जाता है। नंबर 2 है जी क्रोथर। इन्होंने लिखा है आधुनिक युद्ध कला की अपेक्षा वित्त विज्ञान यानी कि आर्थिक तत्वों से अधिक प्रभावित होता है। पहले आपने देखा है कि जो भी युद्ध की कला का प्रभाव था युद्ध के ऊपर, और उससे युद्धों का जो स्वरूप था वो बदल गया था। लेकिन जैसे ही आधुनिक युद्ध में हम देखते हैं, आधुनिक युग में देखते हैं तो वित्त विज्ञान है या आर्थिक जो तत्व है उससे युद्ध कला की अपेक्षा ज़्यादा ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध के समय धन जुटाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण जो विधियाँ होती हैं वो जो देश प्रयोग करती हैं उनके बारे में हम देखते हैं। नंबर 1 कर व्यवस्था, कि कर के माध्यम से कोई भी देश है वो धन इकट्ठा करने की कोशिश करता है, टैक्स लगाता है विभिन्न वस्तुओं की, या भूमि कर है या कोई और दवाइयाँ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी होते हैं उस पे वो कर लगा सकते हैं। तो कर वह अनिवार्य अंशदान है जो कि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया जाता है और करदाता को इसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा नहीं हो पाता। यानी कि जो सरकार कर जो लगाती है और आम जनता या जिसके ऊपर कर लगाया गया है उसको कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसको धन देना पड़ता है। इसके 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जब सरकार टैक्स लगाती है तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर में जनता की उपभोग की मात्रा में कटौती करने के लिए कर प्रणाली का सहारा लिया जाता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर और भूमि लगान आदि जो कर होते हैं वो प्रत्यक्ष कर में देखा जाता है। आपने देखा होगा जो सर्विस करते हैं उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, उसको आयकर बोलते हैं। यानी कि जो धन वो कमाते हैं उसके ऊपर वो टैक्स देते हैं। संपत्ति कर है, किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लगता है। भूमि लगान है, आपने देखा होगा गांव में जो किसान है वो माल देते हैं सरकार को, तो उसको भूमि लगान होता है जो सरकार लगाती है और उससे अपना जो इनकम है उनकी होती है। फिर है अप्रत्यक्ष कर। इसका दूसरा जो भाग है वो है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर सदैव आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर लगाया जाता। आवश्यक वस्तुएं जो आमतौर पर यूज़ की जाती है, नमक है, दवाइयाँ हैं, खाद्य पदार्थ है या परचून का जो सामान है,
उसके ऊपर वो कर लगाया जाता है जो अप्रत्यक्ष है, यानी कि वो सब पे लिया जाता है, चाहे किसी की इनकम हो या ना हो। अगर किसी ने साबुन खरीदा है तो वो भी टैक्स देगा, किसी ने दंतमंजन खरीदी है तो भी टैक्स देगा। तो ये अप्रत्यक्ष कर इसमें आता है। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी होती है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है, या सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष टैक्स में काउंट, जिससे सरकार धन इकट्ठा करने में उनकी मदद लेती है। फिर आता है नंबर 2 पे ऋण व्यवस्था, यानी कि कर्ज है या ऋण लेना सरकार ने, वो भी एक इनकम का सोर्स तो नहीं कह सकते, बल्कि एक धन इकट्ठा करने की एक विधि है। सरकार को उधार या ऋण भी लेना पड़ता है। शांति काल के कर्ज की तरह युद्ध काल में भी कर्ज लिया जाता है, जो 2 प्रकार का होता है। अगर शांति काल में भी जो वेलफेयर कार्यों के लिए सरकार है कर्ज लेती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या कोई देश है जिससे हम कर्ज लेके वेलफेयर कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही युद्ध के समय कोई भी देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले सकता है, अपने मित्र राष्ट्र के साथ संबंध अच्छे हैं तो उससे भी वो कर्जा ले सकता है। ये 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 आंतरिक ऋण, यानी कि देश अपने अंदर से ही ऋण लेता है। सरकार देश की जनता या विशिष्ट लोगों से कर्ज लेकर आंतरिक ऋण के रूप में युद्ध के खर्च को वहन करती है। आंतरिक इस नाम मतलब वर्ड से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो उद्योगपति हैं जिनके पास पैसा है, जैसे LIC है, सारा है, या और बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, तो इनसे भी सरकार कर्ज ले सकती है युद्ध के समय भी और शांति काल में भी। नंबर 2 बाह्य ऋण, यानी कि बाहर से, देश से बाहर से भी वो ऋण ले सकती है। जैसे अगर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से अगर कर्ज ले रही है तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? बाह्य श्रेणी में आएगा। उससे भी कर्ज ले सकते हैं। कोई हमारा मित्र राष्ट्र है उससे भी हम कर्ज ले सकते हैं। सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से ऋण लेती है। यह ऋण विदेशी राष्ट्रों से संबंधों एवं उनकी नीति के आधार पर मिल जाता है। युद्धकालीन स्थिति में कोई भी विदेशी राष्ट्र अच्छे संबंधों के बिना ऋण देने को तैयार नहीं होता। मतलब अगर युद्ध के दौरान अगर हम ऋण लेते हैं वो तभी ले पाते हैं अगर उस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, वो हमें फेवर करता है तो वो ऋण दे सकता है। वो भी कुछ शर्तों के आधार पर वो ऋण हमें देगा। इसके बाद है मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन जो होती है, महंगाई कह सकते हैं। युद्धकालीन वित्त व्यवस्था को जुटाने में जब सरकार कर प्रणाली है, ऋण व्यवस्था अपनाने के बावजूद निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसे मुद्रास्फीति या नई मुद्रा का प्रसारण का सहारा लेना पड़ता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? एक कैमरन जो एक मौद्य हैं, विद्वान है, उसने लिखा है इसके बारे में, जब धन मात्रा में अधिक बढ़ जाता है, यानी कि धन ज़्यादा हो जाता है तथा वस्तुएं कम उत्पादन के कारण घट जाती हैं तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि धन है लोगों के पास या सरकार के पास ज़्यादा आ जाता है और वस्तुएं हैं वो उनका प्रोडक्शन कम होता है और उनकी जो कमी रहती है वस्तुओं की, तो उस स्थिति में जो वस्तुओं की कीमत है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो महंगी हो जाती हैं। इसमें
बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे उत्पादन में कमी, जिसके परिणाम स्वरूप चीज़ों की उपलब्धता में कमी आ जाती है, यानी कि उनकी जो वस्तुएं हैं वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। पैसे की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर सरकार ने नई मुद्रा का मुद्रण कर देती है, नोट छाप देती है या प्रतिभूतियाँ प्रकाशित करके उनको बेच देती है, तो जनता में जो पैसा है वो बढ़ जाता है, जिससे वस्तुएं हैं वो कम पड़ जाती हैं और उनके रेट बढ़ जाते हैं। मुद्रा प्रसार की गति में बढ़ोतरी, बैंक ऋणों में बढ़ोतरी, वित्तीय घाटा, ये सारे के सारे वो कारण किसके हैं? मुद्रास्फीति के कारण होते हैं। कागजी मुद्रा के मुद्रण के द्वारा राष्ट्र के भीतर खरीदने तथा बेचने की सुविधा प्रदान करने, उत्पत्ति से साधनों को प्रतिफल देने, वेतन, बोनस व भत्ते देने का काम किया जाता है। जबकि प्रतिभूतियाँ प्रकाशित करके, यानी कि उसका पब्लिकेशन करके सरकार अपनी आय बढ़ाने या पैसा इकट्ठा करने के लिए उनका प्रयोग वो करती है। नंबर 4, स्वैच्छिक योगदान, यानी कि ऐच्छिक चंदे। पहले अपनी मर्जी से जो युद्ध में या शांति काल में जो सरकार को पैसे देते हैं वो इसकी कैटेगरी में आता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, युद्ध अवस्था की स्थिति में उपभोग की वस्तुओं में कटौती, करों का बोझ सहते हुए भी स्वेच्छा से, यानी अपनी मर्जी से राष्ट्र हित के लिए युद्ध कोष में चंदा देकर सहयोग देते हैं। हालांकि सरकार ने कर भी लगा दिए हैं और ऋण भी ले लिया है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ऐच्छिक चंदे के रूप में भी सरकार धन इकट्ठा कर सकती है। युद्धकालीन अवस्था में राष्ट्र के नागरिकों में राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं बलिदान भावना के साथ ही राष्ट्रीयता का विकास तेजी के साथ होता है। इसी कारण से राष्ट्र की शान एवं मर्यादा के लिए नागरिक हैं, जो आम जनता है, वो त्याग के लिए तैयार हो जाती है। युद्ध की स्थिति में उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसमें कटौती वो करते हैं, करों का बोझ भी वो सहते हैं, और फिर उसके बाद भी नागरिक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को डोनेशन करते हैं, चंदा देते हैं। आप सबसे पहले हम उदाहरण दें, आप इस चित्र में देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के आगे धन दिखाया गया है। ये उस समय की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक सेना का निर्माण किया था, आज़ाद हिंद फौज। तो उस समय धन की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप चंदे दें या डोनेशन करें। तो औरतों ने आगे आके अपने जो आभूषण थे सोने चांदी के, वो उनको दिया कि हम इनके बिना काम चला लेंगे, आप इनको बेच के सेना के लिए हथियार है, गोला बारूद है या और चीज़ें जो सेना को आवश्यक होती हैं वो चीज़ें आप खरीदें। तो ये एक ऐच्छिक, यानी कि उनकी मर्जी से वो उन्होंने दिया। किसी ने जो पहले जो रईस होते थे उन्होंने पैसे भी दिए, क्रांतिकारी जो विचारों के थे कि भाई धंधे के हम उसको आगे बढ़ाएं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अपनी मर्जी से चंदा दे के भी हम सरकार की मदद कर सकते हैं। स्वेच्छानुसार नागरिकों के द्वारा दिया गया चंदा आर्थिक सहयोग के साथ मानसिक एवं नैतिक सहयोग भी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को देकर शक्तिशाली बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई चंदा देगा तो लाजमी है कि उसकी जो भावनाएं हैं वो देश के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और हम एक जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है सरकार के ऊपर वो भी कम हो जाता है कि कहीं युद्ध के कारण जनता में अव्यवस्था तो नहीं फैल जाए, तो असंतोष ना फैल जाए, तो उनको भी वो
समझने लगते हैं। इस प्रकार से हम वार फाइनेंस के बारे में हमने जाना। थैंक यू।